हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीचिंग प्लेटफॉर्म बाई किरण पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। लेकिन मैं बता दूं इससे पहले कि लाइव क्लास लगा रही थी, नहीं लग पाया, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रही हूं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी ब्रांच से लिए गए हैं। तो 30 प्रश्न है, सभी ब्रांच से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है, एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है ज्ञान का प्रचार करना, और बी है सामाजिक परिवर्तन, सी है जीवन स्तर सुधार, और डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा, है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है उसका जो उद्देश्य है, ज्ञान का प्रचार भी है, सामाजिक परिवर्तन भी है, और जीवन स्तर सुधार भी है ना। विस्तार यानी कि विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान का प्रचार, सामाजिक परिवर्तन तथा जीवन स्तर में सुधार लाना। तो राइट हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, फीडबैक का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है संचार बंद करना, बी है सूचना देना, सी है संचार को पूर्ण करना, और डी है संदेश बदलना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड का? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। यानी फीडबैक का कार्य क्या है? संचार को पूर्ण करना, है ना। फीडबैक संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है जो यह बताता है कि संदेश सही तरह से समझा गया या नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सटेंशन कम्युनिकेशन का प्रमुख तत्व क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है एक बार फिर से देखिए। एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सटेंशन कम्युनिकेशन का प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए है रिसीवर, बी है संदेश, सी है चैनल, और डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा। यानी कि उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संचार के मुख्य तत्व होते हैं, स्रोत होते हैं, संदेश होते हैं, माध्यम होते हैं, और प्राप्तकर्ता होता है। ये सभी होता है, रिसीवर है ना, संदेश, चैनल, ये सब कुछ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है आपसे, गैर औपचारिक शिक्षा का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए है विद्यालय आधारित, बी है लचीला समय, सी है केवल बच्चों के लिए, और डी है परीक्षा आधारित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर औपचारिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा लचीला, है ना। जो इसका गैर औपचारिक शिक्षा जो होती है वो कैसी होती है? तो लचीली होती है ना। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? वो विद्यालय आधारित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो ये गैर औपचारिक शिक्षा होती है इसमें समय, स्थान और वायु की बाध्यता नहीं होती है। ये जो होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? ए है ऑप्शन 1965 में, बी है 1985 में, सी है 1990 में, और डी है 2000 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो स्थापना है वो हुई थी 1985 में हुई थी ना। यह जो है मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 1985 में गठित की गई थी। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क इशू हो रहा था और क्लास सही से नहीं लग पा रही थी, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है क्लास लेट भी हो जाती है नेटवर्क इशू की वजह से। तो आप लोग थोड़ी देर वेट कर लिया करिए, क्लास लगने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना। और नहीं मिल पाएगी तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो देती ही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? फैमिली रिसोर्स एंड होम इकोनॉमिक, फैमिली रिसोर्स एंड होम इकोनॉमिक्स, परिवार बजट बनाने का प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन ए है व्यय का वर्गीकरण, बी है आय का अनुमान, सी है खरीदारी, और डी है बचत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली रिसोर्स एंड होम इकोनॉमिक्स, परिवार बजट बनाने का प्रथम चरण क्या होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि आय का अनुमान, बजट बनाते समय पहले आय का निर्धारण किया जाता है ताकि खर्च उसी अनुसार हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए। ऑप्शन ए है एक विकल्प चुनने पर दूसरे का त्याग, बी है लाभ की वृद्धि, सी है समय की बचत और डी है पूंजी निवेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक विकल्प चुनने पर दूसरे का त्याग, जब कोई विकल्प चुनते हैं तो दूसरे अवसर का त्याग करना पड़ता है, यही अवसर लागत है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, अस्थाई खर्च का उदाहरण है, क्या उदाहरण है। ऑप्शन ए है बिजली बिल, बी है किराया, सी है कपड़ों की खरीद और डी है यात्रा। तो अस्थाई खर्च कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो किराया होता है ये अस्थाई खर्च होता है, यानी कि यह एक ऐसा खर्च है जो हर महीने समान आता है। किराया जो है हर महीने क्या होता है, समान आता है। बिजली का बिल जो है घटता बढ़ता रहता है। कपड़ों की खरीद हम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया। यात्रा भी किसी महीने हुआ किसी महीने नहीं हुआ। लेकिन जो किराया है ये हर महीने हमें एक समान है ना देना पड़ता है, समान ही देना पड़ता है। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, बजट का स्वर्ण नियम क्या है। बजट का स्वर्ण नियम क्या है। ऑप्शन ए है आय से अधिक खर्च, बी है पहले खर्च फिर बचत, सी है पहले बचत फिर खर्च, डी है केवल आवश्यक चीजें खरीदना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का, बजट का स्वर्ण नियम क्या है बताइए। राइट का क्या हो 9 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले बचत फिर खर्च, है ना। बजट का स्वर्ण नियम यही होता है कि पहले बचत करेंगे फिर खर्च करेंगे। सबसे पहले आय का कुछ भाग बचत के लिए अलग करना चाहिए, फिर शेष खर्च के लिए रखना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे। देखिए गृह अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। गृह अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, बी है धन संग्रह, सी है विलासिता बढ़ाना, डी है व्यय नियंत्रित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृह अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। गृह अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। गृह अर्थशास्त्र का उद्देश्य सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग कर जीवन स्तर सुधारना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ऊर्जा देना, बी है शरीर की वृद्धि और मरम्मत, सी है ताप प्रदान करना, डी है पाचन में सहायता करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है बताइए। प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि, मरम्मत और निर्माण में सहायक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है रतौंधी, सी है स्कर्वी, डी है रिकेट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, रतौंधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए की विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बी राइट हो जाएगा यानी कि रतौंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है,
कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है स्टार्च है, बी है ग्लूकोज है, सी है सेलुलोज है, डी है सुक्रोज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा है? बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ग्लूकोज। यह जो होता है मोनोसैकेराइड होता है जो शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य पदार्थ में होती है? ऑप्शन ए है दूध में, बी है अंडा में, सी है पालक में, डी है सेब में। तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा जो होती है किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पालक, है ना। हरी पत्तेदार सब्जियों में विशेष रूप से पालक में लौह तत्व जिसे हम कहते हैं आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का नहीं है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संतुलित आहार में वसा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो संतुलित आहार में वसा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 10% होता है, बी है 20% होता है, सी है 30% होता है, डी है 50% होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित आहार में वसा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो बी राइट हो जाएगा, यानी कि 20% होता है। वसा ऊर्जा का स्रोत है और संतुलित आहार में इसकी मात्रा 20% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 20% होनी चाहिए संतुलित आहार में वसा की मात्रा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए जो आपसे पूछा जा रहा है। 16 नंबर का क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट में भाषा विकास किस आयु में तीव्र होता है? ऑप्शन ए है 0 से 1 वर्ष में, और बी है ऑप्शन 1 से 3 वर्ष में, सी है 3 से 6 वर्ष में, और डी है 7 से 10 वर्ष में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में भाषा विकास किस आयु में तीव्र होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष जो होता है इस आयु में बच्चे का शब्द भंडार तेजी से बढ़ता है और भाषा समझने की क्षमता विकसित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 16 से 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में होती है? ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, और सी है 7 से 11 वर्ष, और डी है 11 वर्ष से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 7 से 11 वर्ष माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक सोच और ठोस वस्तुओं पर आधारित समझ विकसित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख द्वंद्व क्या है? ऑप्शन ए है विश्वास बनाम अविश्वास, बी है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, सी है पहल बनाम अपराध बोध, और डी है परिश्रम बनाम हीनता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहचान बनाम भूमिका भ्रम, है ना, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी वियस रोल कन्फ्यूजन। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी पहचान और समाज में भूमिका को लेकर संघर्ष करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पियाजे से, बी है बंडूरा से, सी है फ्रायड से, और डी है एरिक्सन से। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सिद्धांत जो है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये बंडूरा से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, जिसे हम कहते हैं और ऑब्जर्व करके सीखना, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए जो आपसे पूछा जा रहा है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है कोहलवर्ग ने दिया, बी है एरिक्सन ने दिया, सी है स्किनर ने दिया, डी है पियाजे ने दिया। तो बताइए नैतिक
विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहल वर्ग ने दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहल वर्ग ने दिया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण बताए जो व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता दर्शाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का देख लेते हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है क्रिया निष्पादन, बी है कार्य का मूल्यांकन, सी है उद्देश्य के अनुसार कार्य का निर्धारण, डी है संसाधनों का नाश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का प्लानिंग का शब्द है, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग का शब्द का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उद्देश्य के अनुसार कार्य का निर्धारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि योजना बनाना, यानी पहले से तय करना कि क्या, कैसे और कब करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए 4M सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए 22 है 4M सिद्धांत किससे संबंधित है? ए है पदार्थ प्रबंधन से, बी है मानव संसाधन से, सी है गृह प्रबंध से, डी है औद्योगिक प्रबंध से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4M सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? गृह प्रबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ना, गृह प्रबंध यानी कि होम मैनेजमेंट। 4M का मतलब होता है मैन, मनी, मटेरियल और मेथड, है ना। मैन, मनी, मटेरियल एंड मेथड, ये है 4M। ये संसाधन प्रबंधन के आधार होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, समय के सर्वोत्तम उपयोग का उदाहरण क्या है? समय के सर्वोत्तम उपयोग का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है विलंब करना, बी है योजनाबद्ध कार्य, सी है बिना योजना कार्य, डी है कार्य को टालना। तो राइट आंसर क्या है? आप सभी को पता होगा ये आंसर, योजनाबद्ध कार्य। समय के सर्वोत्तम उपयोग का मतलब यही होता है कि समय का सर्वोत्तम उपयोग तभी होता है जब कोई कार्य अनुसार, योजना अनुसार किया जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए जो आपसे पूछा जा रहा है, कार्य सरल बनाने हेतु कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है गति अध्ययन, बी है आदत निर्माण, सी है प्रशिक्षण और डी है कार्य प्रणाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का, कार्य सरल बनाने हेतु कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गति अध्ययन, है ना, जिसे हम कहते हैं मोशन स्टडी यानी कि गति अध्ययन। गति अध्ययन से कार्य में अनावश्यक हरकतें हटाकर कार्य को सरल और प्रभावी बनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का देख लेते हैं। बजट का मूल्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पैसे की बर्बादी, तो पैसे की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं होगी बजट का मूल्य उद्देश्य। आय से अधिक खर्च, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा आय से अधिक खर्च। आय के अनुसार व्यय और व्यय का अनुमान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय के अनुसार व्यय। बजट का मूल्य उद्देश्य यही होता है, बजट यह सुनिश्चित करता है कि खर्च आय के अनुरूप हो जिससे आर्थिक संतुलन बनी रहे, है ना। खर्च जो है आय के अनुरूप हो और जिससे आर्थिक संतुलन जो है वो बना रहे। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल सूती रेशा का प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए है सेलुलोज, बी है प्रोटीन, सी है पॉलीमर, डी है रेजिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल सूती रेशा का प्रमुख तत्व क्या है? तो राइट आंसर बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट हो जाएगा सेलुलोज, है ना। सूती रेशा पौधों से प्राप्त होता है और इसमें सेलुलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ऊन किस प्रकार का रेशा है? ऑप्शन ए है सेलुलोजिक और बी है प्रोटीन, सी है सिंथेटिक और डी है मिश्रित। तो आप सभी को पता है ऊन जो है प्रोटीन रेशा है। ऊन पशु आधारित रेशा है जो केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, वस्त्र बुनाई में वार्प का अर्थ है? ए है ताना, बी है भरनी, सी है ताना बाना दोनों और डी है किनारा। तो क्या हो जाएगा? वार्प का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ताना, है ना। वार्प का अर्थ होता है ताना, ताना यानी कि लंबवत धागा।
ताना हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुनाई में लंबाई की दिशा में लगाए गए धागे को हम क्या कहते हैं? वार्प कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वेफ्ट किसे कहते हैं? तो बाने को कहते हैं। चलिए देख लेते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, श्रिंकेज रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है फिनिशिंग कहलाती है, बी है मर्सराइजेशन कहलाती है, सी है सैनफोराइजेशन कहलाती है, डी है ड्राइंग कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रिंकेज रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैनफोराइजेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया कपड़ों को सिकुड़ने से रोकती है और उसे अस्थायी आकार देती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो आपसे पूछा जा रहा है, फैशन साइकिल का अंतिम चरण कौन सा होता है? फैशन साइकिल का अंतिम चरण कौन सा होता है? ऑप्शन ए है परिचय, बी है लोकप्रियता, सी है पतन और डी है परिपक्वता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का? फैशन साइकिल का अंतिम चरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतन, है ना। अंतिम चरण क्या होता है? पतन होता है। फैशन के चक्र में अंततः उसकी लोकप्रियता घट जाती है और वह पतन अवस्था में पहुंच जाता है। यानी एक समय ऐसा आता है कि जो फैशन होता है उसको कोई पहनना पसंद नहीं करता है, तो क्या होता है? उसका पतन हो जाता है। तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, आई होप स्टूडेंट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और आज का हमारा 30 प्रश्न जो था ये सभी जो है ब्रांच से लिया गया था, लेकिन इसमें फिजियोलॉजी ब्रांच से एक भी क्वेश्चन नहीं था, बाकी सभी से लिया गया था। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास, अपनी बड़ी बहन के पास, है ना, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको डेली मिल जाए, ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिल जाए, ताकि आप लोग वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।